हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, है ना। एंड आप सभी को पता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की सीरीज चल रही है जो कि एनसी वेब और DU SOL दोनों के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है और साथ ही साथ इग्नू वाले स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगी, राइट। सो हिंदी में भारत में लोक प्रशासन बोल देते हैं हम इसका आज 4th यूनिट का सेकेंड पार्ट कवर करने वाले हैं, ठीक है। एंड ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। सो उम्मीद है कि आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लें। इस नाम से है एग्जामोस्फेयर BA ग्रेजुएशन एंड डिस्क्रिप्शन में भी है इसका लिंक, सो यू कैन ज्वाइन थ्रू लिंक ऑल्सो। बाकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की जो आपकी सीरीज चल रही है तो उसकी प्लेलिस्ट भी मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, कि बहुत से स्टूडेंट्स को ढूंढने में प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी चल रहा है वैक वाले स्टूडेंट्स के लिए, सेमेस्टर 1 के लिए। सो आप उसको भी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 500 का जो टारगेट है काफ़ी हम नज़दीक पहुंच रहे हैं, है ना। आप लोगों के सपोर्ट से तो मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, राइट। सो यूनिट 4 है, उसको शुरू करते हैं। टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसमें बेसिकली देखो, आप अगर हिंदी में देखो तो भारत में प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक प्रशासन, देखो एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया हमारे सब्जेक्ट का नाम है। हम इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, प्रौद्योगिकी का, तकनीक का यूज़ कर रहे हैं कि किस तरीके से आप प्रशासन को बहुत आसानी से मतलब अच्छे से चला सकते हो। और दूसरी बात ये कि सबकी मदद हो सके, इसे समझ रहे हो कि आप हर किसी तक पहुंच सको, हर इंडिविजुअल तक आप पर्सनली पहुंच सको। तो कैसे होगा? ऐसा तो है नहीं प्रशासन उठ के घर तक आएगा, बट टेक्नोलॉजी के सहारे से यही लगा लो कि प्रशासन उठ के ही घर तक आ गया है ना। जैसे आपको सारी चीज़ें अब ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती हैं, आपको तुरंत पता लग जाता है आपको कुछ अप्लाई करना है, कुछ भी। हम सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा क्योंकि डे टू डे लाइफ में सारी चीज़ें हो रही हैं और हम उसे कनेक्ट कर पाएंगे, राइट। सो बहुत इजीली आप लोग इसको कर लोगे, कोई ऐसा प्रेशर नहीं आएगा मेरे हिसाब से तो। बाकी मुझे पता है आप सभी बहुत समझदार हो तो कर जाओगे, ठीक है। सो पार्ट 2, गवर्नेंस, ई गवर्नेंस इन इंडिया, है ना। सो भारत में ई गवर्नेंस पर हम फोकस करने वाले हैं। अब देखो ई गवर्नेंस की जो जर्नी है या फिर जो यात्रा है, शुरुआत कैसे कैसे क्या होता है, थोड़ा सा ब्रीफली जान लेते हैं कि ई गवर्नेंस की जो शुरुआत है ना वो 1970s के आसपास मानी जाती है इनिशियली। अगर देखा जाए तो देखो, हम जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ई गवर्नेंस की बात करते हैं, ई से आप समझ जाओ इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की बात हो रही है समवेयर। ऐसी गवर्नमेंट की बात हो रही है कि जो गवर्नमेंट, ठीक है, तरीका देख रहे हो बोलने का, गवर्नमेंट, है ना। सो जो गवर्नमेंट आपकी क्या करती है, गवर्नेंस करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है और इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है सरकार को अपने जो भी उद्देश्य होते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको पूरा करने के लिए, है ना। और इससे समाज का बहुत बेहतर तरीके से विकास हो पाता है, डेवलपमेंट बहुत बढ़िया होता है इन सब की हेल्प से, ठीक है। और कम टाइम पीरियड में आप ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाते हो, ज़्यादा आउटकम निकाल सकते हो, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो इंट्रोडक्शन ऑफ ई गवर्नेंस 1970s देखा। इनिशियली देखोगे तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, देखो इसको ना ICT बोल देते हैं, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो बहुत सारी जगह आपको ICT लिखा हुआ मिलेगा और आप भी अपने शॉर्ट नोट में इसको यूज़ कर सकते हैं। 1-2 बार पूरा लिखो कि ध्यान रह जाए आपको, वरना ICT लिखो इसको, ठीक है। कि इसमें इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। आप किस चीज़ के लिए करते हो? आप डेटा को मैनेज करने के लिए, है ना। कि आपने कोई प्लानिंग करी तो पूरा डेटा आपको इधर उधर करना है तो वो सब मैनेज हो जाएगा आपका ICT की यूज़ से। इकोनॉमिक सर्विलांस आप कर सकते हो, डिफेंस में आप यूज़ करते हो, है ना। सेंसस के लिए आप यूज़ करते हो, इलेक्शन में, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में। ये सारे तरीके हैं जहां पर आप क्या करते हो, अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, है ना। जो सिंगल एप्लीकेशन में टास्क हो सकते हैं 1 गो में, या फिर अगर अलग अलग तरीके से भी हो रहे हो तो आप वो सारा डेटा ICT की मदद से रख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो और सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन इधर से उधर शेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर वैसे देखा जाए मतलब हिंदी में, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो वही ई गवर्नेंस 1970 में शुरू हुआ। शुरुआत में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, है ना। ये बेटा ICT को ही हिंदी में बोलते हैं, सूचना एंड संचार प्रौद्योगिकी। ब्रैकेट में लिख लेना कि कई बारी एकदम से वर्ड्स याद नहीं होते, हिंदी वाले भी थोड़े से टफ लगते हैं समटाइम किसी किसी टर्म्स में, तो इंग्लिश में भी उसको ब्रैकेट में लिखते चला करो कि आपको ध्यान रहे कि अच्छा इसका मतलब ये था, ठीक है। तो कोई योजना बनानी है आपको, आर्थिक निगरानी रखनी है, ठीक है। रक्षा, जो डिफेंस वाला एरिया हो गया, उसकी बात हो गई। सेंसस होता है ना, जनगणना, जो हमेशा होती है, हर 10 साल पे होती है, राइट। सो उसकी बात हो गई। चुनाव, कर, प्रशासन, इन सबसे रिलेटेड जितना भी डेटा है उन सबका प्रबंधन किया जाता है किसके थ्रू? ICT के थ्रू, ओके।
सो नेक्स्ट है आपका 1970s और 80s में आप देखोगे तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा था, इसका यूज होना शुरू हुआ था, जैसे स्टेट वाइड रीजन में, है ना, कि राज्य व्यापी क्षेत्र में इसका यूज किया जाता था। फिर आप देखोगे धीरे धीरे इनका क्या हुआ, क्रिएशन होना शुरू हुआ नेटवर्क का, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क शुरू हुआ। ठीक है, तो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क शुरू हुआ तो अब क्या हो रहा है, राज्यों में इनका यूज किया जाने लगा। अब जब राज्यों में आ रहा है तो राज्य के अंदर ही भाई डिस्ट्रिक्ट आते हैं, लोकल एरिया आते हैं, जो भी आपके स्थानीय एरिया हो गया, है ना। तो इन सारी जगहों पर क्या हुआ, सभी जिलों में, सभी स्थानीय क्षेत्रों में संचार का यूज होने लग गया, प्रौद्योगिकी का, मतलब संचार होने लग गया प्रौद्योगिकी के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश हुआ नेटवर्क के थ्रू, और ये बहुत हेल्प करता है कि जब गांव गांव तक चीज़ें बहुत आसानी से पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो उसमें इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, किसने, आईसीटी ने आपका। नेक्स्ट है आपका अर्ली 1990s में, शुरुआत में देखो अर्ली और लेट वाली चीज में एक चीज समझ जाया करो, जब ये एस करके लिखा रहता है ना तो इसका मतलब होता है कि शुरुआती दौर में, मतलब 1990 91 92 के आसपास का टाइम पीरियड को हम थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम लेट लिखते हैं तो फिर वो लास्ट के जो 2-3 साल है उनको काउंट कर लिया करो। ठीक है, तो ये वाली चीज है। तो इसमें नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया था, राष्ट्रीय सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी शुरू कर दिया था इस प्रणाली को अपनाना। कौन से सिस्टम को अडॉप्ट करना, ये जो आईसीटी के आधार पर जब आप काम करते हो, जो गवर्नमेंट है आपकी, स्टेट की हो चाहे नेशनल गवर्नमेंट हो, वो इस तरीके से अपने काम करें जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा आईसीटी का यूज़ कर पाए। ठीक है, तो वो यूज़ हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इनेक्ट किया द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, मतलब भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक संचार को मजबूत करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को लागू किया। इससे क्या होगा, आपकी स्ट्रेंथनिंग होगी इकोनॉमिक कम्युनिकेशन, और होगी किसके थ्रू भाई, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईटी के थ्रू। तभी कहते हैं ना आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, सो उसके थ्रू होगी। एक चीज और है, आप ये देखोगे कि आईटी सेक्टर ने इसको लेजिटिमाइज किया है, मतलब इसको वैध बनाया है। तो बहुत जरूरी है कि जब आप ये सारे काम करते हो तो एक तौर तरीके को फॉलो करके हो। सिमिलर लॉ एंड मैकेनिज्म वर आल्सो डेवलप्ड बाय मैनी स्टेट गवर्नमेंट। अब एक बात बताओ, जब नेशनल लेवल पर ये सारी चीजें क्रिएट हो रही हैं तो उनसे सीखकर या उनसे इंस्पायर्ड होकर स्टेट गवर्नमेंट भी तो चीजें करेगी ना, समझ रहे हो। सो स्टेट गवर्नमेंट ने भी क्या किया, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया कैन बी सीन इन द फॉलोइंग स्टेजेस। अब देखो अलग अलग तरीके से ना इसका विकास हुआ, मतलब अलग अलग चरणों में। ठीक है, सो ई गवर्नेंस का विकास निम्नलिखित चरणों में देखा जा सकता है। तो कौन कौन से हैं, तो ये ना आपके चरण है, मतलब स्टेजेस हैं। ठीक है, वो वाले चरण नहीं है पैर वाले, कभी खुश हो जाओ अरे पैर वाले चरण आ गए इसमें, है ना, ये स्टेजेस हैं। तो इनको जरा नोट डाउन करते चलें साथ साथ। कंप्यूटराइजेशन, अब देखो एक चीज जो सबसे बेसिक है और इसको आपने डे टू डे लाइफ से बहुत आराम से कनेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ लिख रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ पीसी, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। ये अवेलेबल गवर्नमेंट ऑफिस में होते थे जैसे आपकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आनी शुरू हुई। ठीक है, अब जब धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफिस में ये पीसी जो है आपके पर्सनल सिस्टम या पर्सनल कंप्यूटर अवेलेबल होने शुरू हुआ, अब इन्होंने क्या करना शुरू किया, जितने भी नेसेसरी मटेरियल हैं जो गवर्नमेंट के हैं वो सब इन्होंने इसमें रखने शुरू कर दिए। क्योंकि एक बात बताओ, तभी तो मतलब आप इनका यूज कैसे करोगे, जब तक आप इसमें डेटा नहीं डालोगे अपनी इन्फॉर्मेशन को यूज नहीं कर पाओगे ना। तो आपने सारी चीजें लिखनी शुरू कर दी। इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, डिजिटलाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, फील्ड डेटा एंड इन्फॉर्मेशन विद एन एम्फेसिस ऑन पब्लिक इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट। देखो एक चीज का बहुत ध्यान से सुन लो, बहुत सीधी आसान सी लैंग्वेज में, कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं हर जगह ये चीज़ कंफर्म कर दी गई कि भैया पर्सनल कंप्यूटर होने चाहिए। मतलब अगर सरकारी दफ्तर है और ऑफिस में कंप्यूटर नहीं हुआ तो मतलब कि काम सही से नहीं हो रहा, या फिर होना ही है, ये मत कहो कि नहीं हुआ, होगा ही होगा, हर हाल में होगा। जैसे एक ऑफिस के नाम पर आपको टेबल चेयर याद आती है कि हर ऑफिस में कुर्सी तो होगी, ऐसा कौन सा ऑफिस जहाँ कुर्सी ना हो, सेम वही कि ऐसा कौन सा ऑफिस जहाँ कंप्यूटर ना हो। ठीक है, सो ये वाली चीज हुई। और एक और चीज, जितनी भी आवश्यक सामग्री हैं जो भी आपको लगता है आईसीटी में लगती हैं। अब एक बार बताओ, कंप्यूटर है पर इंटरनेट नहीं है तो क्या कर लोगे उस कंप्यूटर का, कुछ नहीं ना। तो बहुत जरूरी है हमें किस चीज के लिए, कि आप साथ साथ जितनी भी नेसेसरी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें आप उस ऑफिस में अवेलेबल कराएंगे। क्योंकि इन सारी चीजों से क्या होगा, आपका डिजिटलाइजेशन होगा, कंप्यूटराइजेशन होगा, है ना। जो भी कागज है ऑन पेपर है वो सब तक कंप्यूटर के थ्रू ही पहुंचाओगे। फाइल्स को इधर उधर ट्रांसफर करना है, मेल करना है, सारा डेटा कंप्यूटर और किसकी हेल्प से होगा, इंटरनेट की हेल्प से, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा आप देखोगे कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन रखनी है या कोई भी आपका मतलब पब्लिक इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के ऊपर काम करना है तो आप आराम से क्या कर सकते हो, ये डेटा फाइल सरकारी दस्तावेज ये सब के सब इसके थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट है नेटवर्किंग। इस फेज में क्या होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है कनेक्टेड एंड इन्फॉर्मेशन एंड डेटा एक्सचेंज बिटवीन दैम सो दैट हॉरिजेंटली एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन इज इंटेंसिफाइड।
देखो बहुत सीधी सी बात है, नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है, जब आप देखते हो ना, जैसे बहुत से लोग आजकल प्राइवेट जो कंपनी होती हैं वो भी नेटवर्किंग करती हैं कि मतलब उनको कोई प्रोडक्ट बेचना है तो वो क्या करते हैं, 1 से 2 बंदों पे जाता है ना, 2 बंदे 4 बंदों को लाता है, तो मतलब ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होती जाती है इनकी जो संख्या है, और इस तरीके से इनकी पूरी कनेक्टिविटी बन जाती है, एक जाल सा बन जाता है। सो कहने का मतलब ये है कि आप अगर एक बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में भी देखो ना इसको, कि नेटवर्क चाहे हॉरिजॉन्टल हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसी लाइन होती है, बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें कोई शाई करने वाली बात नहीं, कोई गिल्ट वाली बात नहीं, ठीक है, हो जाता है। एक तरीका बता देती हूँ जिस तरीके से और भी बच्चे याद कर लेते हैं, और मुझे लगा कि शायद ये बेस्ट वे है आप लोगों को याद रखने का, तो मैं उसको थोड़ा सा आपको बताती हूँ, जिससे कि आप कभी वापस कंफ्यूज नहीं होगे कि भाई वर्टिकल ऐसे था कि ऐसे था, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई। देखो वर किसको बोलते हैं हम, मतलब आप देखोगे जैसे अब शादियों का बहुत टाइम चल रहा है तो वैसे भी आप लोग समझ ही जाओगे, वर जो आपका दूल्हा है ना, वो खड़ा रहता है। आपका दूल्हा मतलब अपने अपने दूल्हों से खुश मत हो जाना, मतलब है नहीं, अभी बहुतों के हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो दूल्हा होता है उसको वर बोल देते हैं हिंदी में, है ना, या फिर वर वधू लिखा आता है ना कार्ड पे, तो वर हमेशा खड़ा रहता है, तो ये लाइन खड़ी हुई है, ठीक है, तो ऐसे याद रह जाएगा। और हौरी, हौरी को ऐसे याद रख लो, हरि, जो हरि भगवान है वो लेटे रहते हैं, तो ये लेटी हुई लाइन, मतलब इस तरीके से याद रख सकते हो। इससे ज़्यादा कोई आसान तरीका है नहीं मेरे पास तुम्हें याद कराने को, और मुझे पता है तरीका वर्क कर जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सो इस तरीके से ध्यान रख लो कि ये तरीके हैं, और इस तरीके से क्या होता है, आपका जो कम्युनिकेशन है नेटवर्क वो स्टैब्लिश होता है। इसको समझाने के लिए एक तरीका और है, जैसे आप देखते हो कि हम हायरार्की की बात करते हैं, है ना, कि यहाँ पर सबसे ऊपर कौन होता है, हेड होता है, ठीक है, इसके नीचे फिर सबॉर्डिनेट होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे होते हैं, और जितना आप ऊपर जाओगे यहाँ एक बंदा बैठा है, यहाँ जाओगे तो यहाँ हो सकता है 2 बंदे होंगे, यहाँ देखोगे तो यहाँ शायद 3 होंगे, और इस तरीके से नंबर बढ़ता जा रहा होगा, और यहाँ तो बहुत सारी भीड़ लग रही होगी लोगों की, मतलब छोटे 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 काम के लिए बहुत सारे लोग होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये कैसी वाली चीज़ें हैं, ये आपकी वर्टिकल लाइन है ना, मतलब आपका जो कम्युनिकेशन है या वर्टिकली हो रहा है। मतलब बात समझो कि अगर जो आपका हेड है इसको कोई बात पहुंचानी है या फिर कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी इसने बना ली, तो ये डायरेक्ट यहाँ थोड़ी आएगा, नहीं, ये क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, सेकंड स्टेज पे आएगा, मतलब इस बंदे को इन्फॉर्म करेगा, ये बंदा अपने से नीचे ऑर्डर पास करेगा, और इस तरीके से 1 बाय 1 ये इस तरीके से ये कड़ी बनती जाएगी और नीचे तक बात आएगी। आ गई बात समझ में। जबकि हॉरिजॉन्टल में क्या है, हॉरिजॉन्टल में जो ये वाला है ना, तो हमने ये जो आपकी हायरार्की बनाई थी, ठीक है, हमने ये यहाँ पर लोग रखे थे ना बहुत सारे, ठीक है, तो ये तो आपका वर्टिकल हो गया था जिसमें आप यहाँ से यहाँ आ रहे थे। अब हॉरिजॉन्टल में क्या है, सेम पेस पर बात कर रहे हो, मतलब आप अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं ये सारे के सारे लोग, पर ये आपस में अगर इनको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो वो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन शेयर होगी, समझ रहे हो। सो ये सारी की सारी चीजें हेल्प करती है नेटवर्किंग के थ्रू, कि अगर आपको लगता है कि अगर आपको अपने ही लेवल पे पहुंचानी है सारी चीजें, तो आप क्या करोगे, फटाफट से नेटवर्किंग, ये नेटवर्किंग ही है ना एक तरीके से जो मैंने आपको समझाई, इसके थ्रू आप अपनी बातें रख सकते हो। और सेम ऐसा नहीं है कि विद इन अ डिपार्टमेंट हो रहा है, ये विद इन डिपार्टमेंट है ना, आप ये देखोगे आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी इन सारी चीजों का यूज करते हो, अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट के साथ आपको डील करना है भाई, आप इन सारी चीजों का नेटवर्किंग का यूज करके यू कैन डील इजीली, ठीक है। ऑनलाइन प्रेजेंस, अब एक बात बताओ, ऑनलाइन प्रेजेंस का आप सीधी सीधी सी बात है, देखो नेटवर्किंग पढ़ रहे हो, कंप्यूटर पढ़ा तो ऑनलाइन चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी, मतलब ऑनलाइन का भी रोल होगा ही होगा, ये बात तो हमें पता ही थी। तो वेब पेज और वेबसाइट्स क्रिएट की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, डिपार्टमेंट्स के थ्रू, आपको पता है। देखो सरकार तो एक ही है आपकी, मतलब अगर सेंट्रल लेवल पर अगर आप गवर्नमेंट देखो तो वो तो एक ही गवर्नमेंट वर्क कर रही है, राइट, बट हमें क्या करना है, आप ये देखोगे कि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट भले ही एक है, पहली बात तो ये नेशनल लेवल की है, ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे हमारे यहाँ स्टेट लेवल की भी अपनी अपनी गवर्नमेंट है, पर सरकार के भी तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग हो गया, ठीक है, और होम मिनिस्ट्री का अलग हो गया, आपका टेक्सटाइल का अलग हो गया, ठीक है, डिफेंस का अलग हो गया, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट का अपना वेब पेज है, अपनी वेबसाइट है। तभी कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ देखना है तो आप क्या करो, अगर आपको एजुकेशन का कुछ देखना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कोई स्कीम निकाली, कोई स्कॉलरशिप है, जाओ सीधा एजुकेशन की वेबसाइट डालोगे, ठीक है, तो वो वेब पेज खुल के आएगा जिसमें सारी की सारी जो भी एसेंशियल डिटेल्स हैं जो एक नागरिक को होनी चाहिए वो सारी आपको वहां मिलेंगी आपकी सुविधाओं के लिए, जो भी आपकी फैसिलिटी में है या जो भी स्कीम्स निकली हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है। ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर पब्लिक प्रेजेंस इज मेड थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी। अब देखो इसके थ्रू क्या हो रहा है, मतलब एक एग्जांपल, अगर आपने एजुकेशन की वेबसाइट को सर्व किया, वहां एक वेब पेज खुला, ठीक है, वहां पर आपको सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई इस वाले वेब पेज पर। अब एक बार बताओ, सारी इन्फॉर्मेशन तो मिल गई,
तो अब हम ये कहें कि जो हमारे मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, वो खुद आके हमसे मिल रहे हैं या हमें मैसेज कर रहे हैं, हमसे कांटेक्ट करेंगे, नहीं ना। कहने का मतलब है उनके बिहाफ पर ये सारी डिटेल्स तो आ गई, हम उनसे जुड़े हुए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये पेज है या फिर ये जो डिपार्टमेंट है ये पब्लिक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसको कोई भी अपनी डिक्लेरेशन करनी है, कोई अनाउंसमेंट करनी है किसी स्कॉलरशिप की, तो ये आके थोड़ी हमारे पास पर्सनली आके बोलेगा। ये क्या करेगा, ये अपनी वेबसाइट पर डालेगा पब्लिकली। और ये ऐसी वेबसाइट होती हैं जिनमें हर कोई एक्सेस कर सकता है, मतलब आप, मैं, कोई भी जाएगा गूगल पे लिखेगा मिनट में वेबसाइट खुल जाएगी, और जो भी उनकी अनाउंसमेंट होंगी वो आप देख सकते हो, नोटिस में जाकर, इन्फॉर्मेशन में जाकर, समझ रहे हो। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑनलाइन इंटरेक्शन, आपको पता है कि ऑनलाइन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन होता है, और सिटीजन टू सिटीजन होता है। ये सारी की सारी चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ फर्स्ट पार्ट देख के तब सेकेंड पार्ट देखना। प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जाओ प्लेलिस्ट में देख के फटाफट से कवर करो अपना सिलेबस, ठीक है। इसमें क्या होता है, ओपन कम्युनिकेशन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक डेमोक्रेसी, ऑनलाइन टेंडरिंग होती है, ठीक है, और क्या है, ऑनलाइन पब्लिक फोरम होते हैं, ऑनलाइन सर्वे होते हैं, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें की जाती हैं। और एक चीज़ को और ध्यान रखोगे कि ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ना, ये ऑनलाइन हो रही हैं, मतलब ऑफलाइन कोई रोल नहीं होता। अगर आप कोई टेंडर भी भरवा रहे हो या कोई भी चीज़ कर रहे हो ना, तो इसके दो ही तरीके हैं, क्या, कि आपने अपनी फाइल भर दी, मतलब एप्लीकेशन फिल कर दिया आपने, राइट। अब एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपने फाइल किया अपनी एप्लीकेशन को, या फिर एप्लीकेशन फिल की, ठीक है। अब ये सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो रहा है कि वेरीफाई होगा, अगर आप एबल हो, एलिजिबल हो, डिजर्विंग हो, तो आपको टेंडर पास होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके ऑनलाइन इंट्रैक्शन से होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फीचर ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस की विशेषताएं। ई गवर्नेंस एक ऐसा मेथड है जिसमें आप एक्वायर करते हो, क्या, कि आप एक स्मार्ट गवर्नमेंट बनोगे। स्मार्ट गवर्नमेंट समझ रहे हो, कि जो काम को कम टाइम में, कम पैसे में, शॉर्ट तरीके से सब तक पहुंचा दे। आ गई बात समझ में। तो स्मार्ट की फुल फॉर्म देखो, स्मार्ट मतलब स्मॉल, वो कह रहे हैं ब्यूरोक्रेटिक्स प्रोसेस कैन बी लिमिटेड एज मच एज पॉसिबल, कि जितनी भी नौकरशाही प्रक्रिया है उनको सीमित किया जाए। मतलब कि अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है या कुछ भी हेड के थ्रू बनाई जा रही है, ठीक है, तो वो नीचे तक आने में 2 महीने लगा रही है वो पॉलिसी, या फिर 1 महीना लगा रही है, या चलो तुम सब छोड़ के 10 दिन भी मान लो, ठीक है, तो वो देखेंगे कि अगर कोई शॉर्टकट तरीका है काम करने का, तो वो चाहेंगे कि इसको शॉर्टकट तरीके से काम किया जाए। मतलब शॉर्टकट इन द सेंस ऐसा नहीं कि आधा काम किया आधा नहीं, नहीं। अगर इनको लगता है कि भाई ये अपनी बात एक ऑफिस ऑर्डर के थ्रू निकाल सकते हैं, तो भाई जाके ऑफिस ऑर्डर रिलीज कर दो, पता लग जाएगा पूरे डिपार्टमेंट को, सिंपल, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई कि जो प्रोसेस है, कोई भी काम है कि लगता है कि 4 जगह से घूम के वो काम, 4 स्टेजेस से घूम के तब आ रहा है, और आपको पता है कि वो काम 2 स्टेजेस के थ्रू भी हो सकता है, तो आप 2 के थ्रू कराओगे, ठीक है। Moral establish the sense of morality in governance as much as possible and root out the spirit of corrupting in it। मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये कोशिश करते हैं कि नैतिकता की जो भावनाएं है ना, नैतिकता की भावना को डेवलप कर सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी सरकारी दफ्तर में अगर नैतिकता नहीं है तो कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। करप्शन को हटाना है, करप्शन को खत्म करना है, बिल्कुल जड़ से खत्म करनी है ये चीज़, कि आप सिर्फ इस सेवा भाव से काम करोगे कि आप जनता की सेवा के लिए हो, तो आपको उनसे पैसे खाने नहीं है, आपको उनके भलाई के लिए काम करना है। अकाउंटेबल, जवाबदेही है ना, कि यहाँ क्या होता है, आपकी जवाबदेही बनती है कि आपने जितनी भी सार्वजनिक सेवाओं में काम किया, जो भी चीज़ें की, आपकी अकाउंटेबिलिटी है अपनी जनता के प्रति, कि जनता आपसे पूछ सकती है कि अगर उनको लगता है कि भाई आपने हमारा पैसा कहाँ खर्च किया, या फिर आपने जो पॉलिसी बनाई क्या सच में कितने लोगों को फायदा हुआ, या जो भी है, तो ये सारी की सारी जवाबदेही बनती है सरकार की, पब्लिक सर्विसेज की, किसके प्रति, जनता के प्रति, ठीक है। सो ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट से रिलेटेड सारी की सारी आपको यहाँ मिल जाती है, क्योंकि सरकार अकाउंटेबल है। दूसरी बात है रिस्पॉन्सिवनेस, उत्तरदायित्व। कहने का मतलब ये है कि आपको पता है सारी की सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी स्कीम है जो भी गवर्नमेंट ने बनाई है ना, पब्लिक इन्फॉर्मेशन, पब्लिक प्लेस पे इन्फॉर्मेशन डाली है टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो ये सारी चीज़ें आपने बना तो दी, ठीक है, कि आपने सूचना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से जनता के सामने रख दी अपनी सारी योजनाओं को। पर अगर आपको लगे तो आप समय समय पर फीडबैक ले सकते हो, है ना। एक फॉर्म आते हैं छोटे छोटे से, जिसमें वो आपका फीडबैक मांगते हैं, आपका नेम, ईमेल आईडी मांगेंगे, और आपसे आपके सजेशन मांगेंगे कि हाँ भाई आपको ये पॉलिसी कैसी लगी, या कोई ड्रॉबैक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई इस पॉलिसी को फॉलो अप करने में। इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। ट्रांसपेरेंसी, आपको पता है आर पार दिखना, बिल्कुल पारदर्शिता। कहने का मतलब है कि सरकार ने जितनी भी नीतियां बनाई हैं, जो भी बनाया आपके लिए बनाया, ठीक है, तो वो आर पार होना चाहिए। मतलब हमें पता होना चाहिए कि आपने ऑन पेपर इतना पैसा दिखाया तो सच में इतना पैसा आपने लगाया भी किसी योजना में, ठीक है।
सो ये चीज़ें हो गई आपके वर्क और सर्विस से रिलेटेड, कि वो अपने सारे निर्णय, सब अपने सारे कार्य इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख कर देते हैं कि हाँ भैया हमें ट्रांसपेरेंसी को फॉलो करना है। ई गवर्नेंस इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस। अब ई गवर्नेंस से क्या होता है, क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस बदल रही है। मतलब जो हम कहते नहीं है, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, गुड गवर्नेंस की बात हो रही है कि एक अच्छी सरकार बनने की तो बात हो रही है जिससे लोगों का भला हो, पर ई गवर्नेंस इसलिए जोड़ दिया क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, क्वालिटी निखरेगी। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको लोगों तक पहुंचानी है, पहले क्या होता था कि कोई स्कीम निकली, उस ऑफिस के बाहर नोटिस बोर्ड पे लग जाएगी, क्योंकि इंटरनेट था नहीं तो ऑनलाइन पता नहीं चलता था, तो ऑफिस के बाहर वो चीज़ लगेगी, आज लोगों को पता चला, चला नहीं चला नहीं चला। अब क्वालिटी में क्या हो गया कि भाई आपको पता है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन रिलीज हुई, वेबसाइट पर डल गई, अपने वेबसाइट पे देख लिया आराम से जाके, ठीक है, और अब आप उसको ऑनलाइन फाइल भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा उस कागज़ को वेरीफाई कराने के लिए। बहुत सारी जगह प्रोसेस है अभी भी, पर हर डिपार्टमेंट में नहीं है, मतलब काफ़ी हद तक ये चीज़ें छोटी हो गई हैं, ठीक है। सो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है ऑनलाइन। सिटीजन कहीं से भी बैठकर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर उसकी कोई परेशानी है, वो कोई मतलब आरटीआई लगानी है, कुछ भी करना है, तो वो सारी चीज़ें आराम से ऑनलाइन हो जाएगा। ई गवर्नेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नेंस, ये कॉम्बिनेशन है गवर्नेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट एम टू बीइंग ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी टू गवर्नेंस। देखो ई गवर्नेंस के आने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक तो आ गई आपकी जो गवर्नेंस की जितनी चीज़ें हैं। अब क्या हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, तो पारदर्शिता कैसे दिखेगी, आप सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन डाल दो कि जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑनलाइन जाके देख लेगा। सरकारी दफ्तरों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। एफिशिएंसी, दक्षता इंप्रूव हो रही है, काम करने के लिए वर्कर्स की एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ ई गवर्नेंस इज द यूज ऑफ द इंटरनेट। अब एक बात बताओ, ई गवर्नेंस कर रहे हैं, होगा कैसे, आईसीटी के थ्रू होगा ना, और आईसीटी कैसे होगा, इंटरनेट के थ्रू। तो कहने का मतलब है कि इंटरनेट के थ्रू ये सारी चीज़ें होंगी, बिना इंटरनेट की चीज़ें नहीं होंगी। सो बहुत ज़रूरी है इंटरनेट का रोल, किस में, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में और इंस्टीट्यूशन में, जितने भी आपके प्रशासनिक विभाग है और संस्थान है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ई गवर्नमेंट रिड्यूस पेपर वर्क एंड रेड टेप इन गवर्नेंस। देखो अब ई गवर्नेंस आ गई, ठीक है, तो ई गवर्नेंस से क्या हुआ आपका कि जो भी काम आप पेपर पे करते थे, है ना, अब आपने क्या कर दिया, वो पब्लिश करना शुरू कर दिया, ठीक है। ऑनलाइन आपने क्या कर दिया, अपने वेबसाइट पे या वेब पेज पे डालना शुरू कर दिया। आ गई बात समझ में। अभी इन सारी चीज़ों में क्या हो रहा है, पेपर की बचत हो रही है, ठीक है। टेपिज्म खत्म हो रहा है। टेपिज्म समझ रहे हो ना, लाल फीताशाही, जिसमें होता है ना, पहले एक फाइल होती थी, ठीक है, और उसके ऊपर, फाइल के ऊपर, हालांकि फाइल मेरी बड़ी बेकार सी बन गई, ऐसे बनाते हैं फाइल, है ना, ये फाइल होती थी, इसके ऊपर एक रेड कलर का ऐसे वो बना रहता था, और या रेड कलर की फाइल है, व्हाइट कलर का ये होता था, उल्टा बोल दिया क्या, चलो वो तुम देख लेना जैसा भी है, मेरे ख्याल से तो यही है कि लाल फीताशाही वही है कि कल किसी ऐसे करके रेड कलर का वो पट्टा सा होता है, उसके ऊपर एक धागा सा बंधा रहता है, इसमें सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं, वो दस्तावेज जो हर कोई नहीं देख सकता, आम नागरिक, क्योंकि हमें कह देते हैं भाई ये सरकारी कागज है। तो अब वो काम खत्म हो गया है, ठीक है। रेड टेपिज्म में क्या हो गया, लाल फीताशाही की बात हो रही है, मतलब कि अब कोई लाल फीताशाही नहीं रही भाई, जो भी आपको चाहिए आप मस्त लगाओ आरटीआई, निकलवा लो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई। और इन सबसे क्या होता है, आपके जितने भी मतलब सुपरवाइजिंग हो जाती है एक तरीके से, है ना, कि अगर कोई भी काम हो रहा है तो सबकी नज़रों में हो रहा है, तो उन लोगों को भी पता है, काम करने वालों को, कि हम कोई गड़बड़ नहीं कर सकते, जनता तुरंत आरटीआई लगा देगी, ठीक है। ई गवर्नेंस नॉट ओनली फैसिलिटेट गवर्नेंस बट ऑल्सो फैसिलिटेट एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विस फॉर सिटीजन। अब देखो, ई गवर्नेंस ने एक काम आसान कर दिया कि जनता तक कोई बात पहुंचानी है तो अब कोई परेशानी नहीं है, अनाउंसमेंट करो, सब तक बात पहुंच जाएगी। भाई उनके लिए तो ईज हो गया कि उन्होंने फटाफट से ऑफिस ऑर्डर निकाला और डाल दिया। पहले क्या होता था, कोई अगर सरकारी पेपर भी कराया ना, रिजल्ट है, तो आपको पता है एक बोर्ड होता था इतना बड़ा सा, और उसके ऊपर इतने इतने पेपर लगे रहते थे, उसके ऊपर रिजल्ट आता था पहले, ठीक है। आज के टाइम पे क्या होता है, आप फट से लॉग इन करते हो, फट से एक पीडीएफ जनरेट होती है, आप मिनट में सर्च करते हो अपने नाम अपने रोल नंबर के साथ, आपको पता लगता है कि हाँ भैया मेरा चयन हो चुका है, मेरा सिलेक्शन हो चुका है। ये सारे के सारे प्रोसेस क्या है, फैसिलिटेट कर रहे हैं ना आपको और गवर्नमेंट को भी। गवर्नमेंट ने अपना रिजल्ट बहुत ईजिली रिलीज कर दिया, हमने बहुत इजीली अपना रिजल्ट चेक कर लिया ऑनलाइन, ठीक है। सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ई गवर्नेंस के लाभ क्या क्या है, देखो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ मेड द पॉलिसी एंड स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट एक्सेसिबल टू ऑल। कोई भी इन्होंने, सरकार ने कोई नीति बनाई, कोई योजना बनाई, सब तक पहुंच जाती है, बहुत इजीली एक्सेसिबल है ना, सुलभ है। ई गवर्नेंस हैज नॉट ओनली इंश्योर एक्सेस टू क्वालिटी सर्विस फॉर सिटीजन। वो कह रहे हैं कि क्वालिटी, ऐसा नहीं है कि ओनली क्वालिटी सर्विस दे रहे हैं, वो कह रहे हैं इसके अलावा और क्या कर रहे हैं, इट हैज़ नैरोड द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, अर्बन एंड रूरल। देखो बात ही हो रही है कि अब ना कोई गैप नहीं रह गया
किसके बीच में, रिच और अर्बन के बीच में वैसे गैप बहुत है, बट काम कराने के तरीके में, समझ रहे हो कि अगर कोई अमीर आदमी है उसको कोई कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है, और चाहे एक आम आदमी है, अगर आपने ऑनलाइन सिस्टम दिया है कि ऑनलाइन अप्लाई करो, तो एक बात बताओ, अब इसमें भी कुछ ऐसा सीन है क्या कि जो अमीर लोग होंगे उनका पहले अप्लाई हो जाएगा ऑनलाइन अपने आप ही, क्योंकि वो अमीर है इसलिए उनका इंटरनेट तेज चलेगा, कुछ ऐसा नहीं ना। कहने का मतलब है प्लेटफॉर्म आपने बना दिया, अब इसके ऊपर चाहे अमीर आए चाहे गरीब आए कोई भी अप्लाई करे, हर कोई कर सकता है इक्वली, मतलब कोई मतलब ही नहीं है भेदभाव का, तो कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसी चीज़ है। और सेम वही वाली बात कि गांव के लोगों के लिए शहर के लोगों के लिए, कि भाई शहर वालों को जल्दी हो जाएगा गांव का लेट होगा, नहीं, वो टेक्नोलॉजी की बात हो सकती है कि भाई 4G कनेक्शन आ रहा है या 2G आ रहा है 3G, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, प्लेटफॉर्म तो सबको इक्वली मिल रहा है ना, उसकी बात हो रही है, ठीक है। ई गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैज रीच्ड रिमोट एरिया विच बेनिफिट बोथ द गवर्नमेंट एंड सिटीजन। देखो अब ये रिमोट एरिया तक पहुंच गई है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है ये आपकी गांव गांव तक पहुंच गई है, ऐसे ऐसे एरिया तक पहुंच गई है जहां लोगों को पता नहीं था इन सब के बारे में, तो अब लोग और सरकार दोनों ही सशक्त हो रहे हैं। थ्रू ई गवर्नेंस सिटीजन विल बी प्रोवाइडेड विथ सर्विस लाइक वेयर, हाउ एंड व्हेन, विच बेनिफिट द सिटीजन। ई गवर्नेंस से लोगों को ये समझ में आ गया है कि हाँ भाई सरकार हमारे लिए क्या काम कर रही है, जो भी सेवाएं उन्होंने बनाई हैं हमें प्रदान करने के लिए, जो भी योजनाएं बनाई हैं उनका कहाँ कैसे कब यूज होगा, वो सारी की सारी चीजें कैसे आप लाभ उठाओगे सब आपको पता चल जाता है ई गवर्नेंस के थ्रू। ई गवर्नेंस ने करप्शन को रिड्यूस किया, देखो मैं ये नहीं कह रही खत्म कर दिया, पर बहुत कम कर दिया, ठीक है। कर्ब्ड टैक्स इन्वेशन, कहने का मतलब है कि कर की जो चोरी होती है उस पर भी अंकुश लगाया, कि आप ऑनलाइन बहुत ज्यादा वो कर नहीं सकते, मतलब अगर ऑनलाइन आप पेमेंट ले रहे हो, मनी आ रहा है, तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है कि आप टैक्स भरोगे। इंक्रीज रेवेन्यू, इन्होंने क्या किया, रेवेन्यू जो भी राजस्व है वो बढ़ा दिया, ठीक है। लागत को थोड़ा सा कम किया कि जहां हो सके लागत को कम कर दो। तो गुड गवर्नेंस का काम ही यही है ना कि वो ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस लाए अपने किसमें, सुशासन स्थापित करने के लिए। लिमिटेशन क्या क्या है ई गवर्नेंस की, अब देखो हर चीज़ की बेनिफिट है तो प्रो है तो कॉन्स भी होंगे ही होंगे, राइट। सो अब इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन देख लेते हैं कि क्या क्या सीमाएं हैं इसकी। सो लैक ऑफ ई लिटरेसी, देखो एक बात है कि आपने ये तो कह दिया कि हमने गांव गांव तक ये चीज पहुंचाने की कोशिश की और पहुंचाई भी, पर हम इस बात से भी तो डिनाई नहीं कर सकते कि इंडिया के अंदर लोगों के पास पढ़ाई नहीं है बिल्कुल भी, है ना, मतलब बहुत कम लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, वरना अधिकतर जो हमारे यहाँ पर लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो कैसी इलिटरेट है ना, लिटरेसी रेट बड़ा डाउन है इंडिया में, तो पॉपुलेशन आपकी इलिटरेट है, पीपल इज इवन स्मॉलर। और एक और चीज, जो लोग पढ़े लिखे हैं ना उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो ई लिटरेट होंगे। ये ई लिटरेट समझ रहे हो, जिनको कंप्यूटर का ज्ञान होगा। अब ना इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आपने देखा कोविड आया, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, सब कुछ डिजिटल हो गया, ये बात सही है, मतलब अगर अब तो स्कूलों में भी टीचरों को अगर कोई डेटा वेटा फीड करना है या कुछ भी करना है सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, पेपर की बचत हो रही है, बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, जो बहुत पुराने टीचर्स हैं, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यंगस्टर्स, जो आपके यंग टीचर हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं बात किनकी कर रही हूँ, जो आपके बहुत सीनियर टीचर है ना, अगर आप देखोगे ना आज भी सीनियर टीचर है, पढ़े लिखे तो हैं, लिटरेट तो दोनों है, बट ई लिटरेट कौन है, ये जो यंग है, क्योंकि इनको पता है आईसीटी में कैसे क्या क्या यूज होता है। इनको नहीं पता कि भाई स्प्रेडशीट बना तो दी पर एक्सेस नहीं दे पा रहे हम उनको, या फिर और एक्सेस और लोगों को वो भिजवाना है तो कैसे भेजें, क्या करें क्या नहीं करें, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो सेम वही है कि ई लिटरेट पीपल भी तो बड़े कम है हमारे यहाँ पर, बात पढ़े लिखे की नहीं है ओनली, बात है पढ़े लिखे में भी ई लिटरेट कौन है, किसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज्ञान है ना। तो ये सारी चीजें हैं कि इन सब चीजों की वजह से क्या होता है, जो बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट अपनी स्कीम या जो भी इन्फॉर्मेशन देती है वो सब तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि अगर पहुंच भी रही तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है, कैसे यूज करें। अब लोगों को पता है कि चलो ठीक है सरकार ने कुछ ऐसा कहा, क्योंकि अनाउंसमेंट हो गई, अखबार में आ गया, सुन लिया पढ़ लिया, पर अब यूज कैसे करें। अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है किसी चीज के लिए, कोई फायदा उठाना है किसी योजना का, तो हमें तो आती ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है, वो वाली बात हो गई, ठीक है। आईसीटी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ई गवर्नेंस का, क्योंकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना ई गवर्नेंस तो कुछ भी नहीं है। बट आपको पता है ड्यू टू इनएडिकेट आईसीटी एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, आपको पता है कि इंडिया में आईसीटी का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है जितना आपको और कंट्रीज में मिलेगा। सो बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है उनके पास आईसीटी की इन्फॉर्मेशन नहीं है प्रॉपर ढंग से, है तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है। इस वजह से क्या होता है कि लोगों तक ये बेनिफिट्स जो भी ई गवर्नेंस के हैं वो नहीं पहुंच पाते, सरकार जो भी उद्देश्य रख के बनाती है वो उन तक कभी नहीं पहुंच पाती। लैंग्वेज मीडियम की बात है, अब एक बात बताओ, जितने भी आपके कंप्यूटर की चीजें या फिर आईसीटी की चीजें हैं, ठीक है, सब कुछ किस में है, इंग्लिश में है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मीडियम का भी तो इशू है
कि आपको पता है कि लोग क्या है, मतलब आप मान लो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं या जैसे भी है, तो ऐसे में क्या होता है, आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जितनी भी चीज़ें हो रही है ना कि जैसे छोटी वगैरह इन द सेंस कि बेसिकली जो आपका ये वाला पार्ट है, कोई भी आप एप्लीकेशन देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा देखो 2 लैंग्वेज में होगी, एक हिंदी होगी और एक होगी इंग्लिश, ठीक है। बट क्या हिंदी भी कॉमनली यूज़ होती है? नहीं ना, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जैसे साउथ में चले जाओ, हिंदी लोगों को नहीं समझ में आती, नहीं पढ़नी आती। तो ऐसे में क्या होता है, भाषा की कमी के कारण भी लोग इसका उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि ज़्यादातर कॉमनली यूज़ होती है इंग्लिश, राइट, मेनली। बट और भी तो लैंग्वेजेस है ना, तो सारी लैंग्वेज में तो आप अपना सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करते, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। इसके अलावा इन टर्म ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी, जब आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हो तो दैट इज़ ट्रू कि आप अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने राइट्स को, जो भी आपने दिए लोगों को, वो सब लोग यूज़ करते हैं ई गवर्नेंस के माध्यम से कि ट्रांसपेरेंसी मिल रही है उनको, ये ज़रूरत है तो आरटीआई लगा देंगे, सारी चीज़ें। बट आप ये देखोगे आर आइदर मिसलीडिंग और नॉट कंप्लीट, कंसाइज, सिंपल एंड कॉम्प्रिहेंसिबल। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अधिकांश जो जानकारी दे रखी है मतलब ऑनलाइन, या तो वो पूरी नहीं है, बहुत ब्रीफ दे रखी है, मतलब मोटी मोटी, ठीक है, मेन, या फिर मतलब ऐसी है कि हल्की फुल्की से आपको वो डिटेल वो चीज़ समझ ही नहीं आ रही, तो ये भी एक कमी है इसकी। इसके अलावा लीगल इशू इंक्लूड पर्सनल लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल, प्राइवेसी इशू, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशू, फाइनेंशियल ट्रांसफर इशू, जर्नल मिसयूज ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन एज पर ई गवर्नेंस। कहने का मतलब है कि आप ये देखोगे कि कानूनी मुद्दों में व्यक्ति की, मतलब जैसे ये व्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई, गोपनीयता के मुद्दे हो गए, मतलब प्राइवेसी इशू, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशू, मतलब बौद्धिक संपदा के मुद्दे, मतलब ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं इन सब का भी दुरुपयोग शामिल है इन सारी चीज़ों में। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट इन इंडिया, द इंफॉर्मेशन स्टेट, दे हैव टू फेस डिफिकल्ट पाथ टू रीच इंट्रैक्शन एंड एक्चुअल सर्विस डिलीवरी। अब एक बार बताओ, आपने प्लान तो कर लिया कि हम ऑनलाइन ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट रियलिटी में पाथ बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपको सब तक पहुंचना है ऑनलाइन माध्यम से, तो बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि यार लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है। सबसे बड़ी बात, लोग पढ़े लिखे हों तो तब तो वो समझ पाए ना कि क्या टेक्नोलॉजी, कैसे कैसे क्या यूज़ करना है। अब लोगों को ये तो पता है कि कोई सरकार ने योजना बनाई, पर ये नहीं पता कि हमें उसका एक्सेस कैसे लेना है। सो बिकॉज ई गवर्नेंस कैन नॉट बी अचीव्ड मेयर कंप्यूटराइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट एंड ऑटोमाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट वर्क प्रोसेस। अब देखो यहाँ वही बात हो रही है कि ई गवर्नेंस केवल विभागों का कंप्यूटरीकरण कर रहा है, मतलब जो भी कंप्यूटराइजेशन कर रहा है, ठीक है। सरकारी जो कार्य करने के तरीके हैं उनका थोड़ी हो रहा है, वो तो अपने तरीके से काम कर रहे हैं ना, तो वहाँ भी बहुत फर्क पड़ता है। नेक्स्ट है आपका ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव। देखो क्या क्या पहल की सरकार ने, है ना, ई गवर्नेंस के लिए, तो यहाँ वो देखते हैं एक बारी। ई गवर्नेंस हैज द फोरफ्रंट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन। आपको पता है इंडिया में जो ई गवर्नेंस की बात हो रही है, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया काफ़ी आगे रहा है, क्योंकि उसने बहुत एक्टिवली, बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों को यूज़ किया। इंडिया ने अपने गवर्नमेंट के जितने भी संस्थान हैं, सरकारी संस्थान, वहाँ पर इस एप्लीकेशन को बढ़ावा दिया। किसको? ऑनलाइन एप्लीकेशन को, कि आप ऑनलाइन सिस्टम को अडॉप्ट करो और सारे काम करना शुरू करो, ठीक है। सर्विस की कोई डिलीवरी करनी है, रूरल डेवलपमेंट, लोकल सेल्फ इंस्टीट्यूट हो गए, ठीक है, इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इकोनॉमी एंड मैनी अदर एरिया, मतलब जितने भी एरिया हैं ये, इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है इन सब चीज़ों में, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। सरकारी संस्था, सेवा वितरण, ग्रामीण विकास, स्थानीय स्व संस्थाएं, शिक्षा, प्रशिक्षण, अर्थव्यवस्था, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये हेल्प कर कर चीज़ें ठीक कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने लीगलाइज किया हुआ डिजिटल गवर्नेंस को, मतलब कि ये जो एक एक्ट है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, अब इसमें ये बात हो रखी है कि सरकार को क्या करना है, सारी की सारी चीज़ें डिजिटली डाल देनी है। जितने भी लीगल फॉर्मेट है ट्रांजेक्शन के, जो भी हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक डेटा के थ्रू, सब कुछ एक्सचेंज होगा, ठीक है, आपस में एक्सचेंज होगा। अब आपका द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान बना 2023 में। इसमें लॉन्च क्या किया गया था, मतलब इस प्लान को लॉन्च किया गया था जिसका ऑब्जेक्टिव था एक्सीलरेटिंग द डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस अक्रॉस द कंट्री इन इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। मतलब कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना बनी 2003 में। अब देखो राष्ट्रीय लेवल पे है तो मतलब आप पूरे इंडिया को कवर कर रहे होंगे, है ना। तो उन्होंने कहा कि हम जो भी अपनी सेवाएं देंगे, सार्वजनिक सेवाएं, है ना, एक तो उनको रैपिडली करना है, आपको बहुत तेजी लाने के लिए और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्लान को यूज करना। और दूसरी बात, सारा काम किस तरीके से होगा, पारदर्शी तरीके से, मतलब कि सब कुछ क्लीन एंड क्लियर हो, सबको दिखे, सबको बताओ कि कहाँ क्या चल रहा है, ठीक है। ई गवर्नमेंट ओरिजिनेटेड इन इंडिया ड्यूरिंग 1970s with a focus on the development and deployment of information technology to manage data intensive task related to election, census, tax administration। देखो कहने का मतलब है, भारत में हमने बात की थी कि 1970 के आसपास क्या हुआ, ओरिजिनेटेड हुआ ई गवर्नेंस का, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करना शुरू हुआ। अब देखो आप ये देखोगे हमने कहाँ कहाँ यूज़ किया था, ये बात हमने पहले भी पढ़ी है कि इलेक्शन में,
चुनाव में, जनगणना में, है ना, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, कर प्रशासन आदि से रिलेटेड जितना भी डेटा है आपका, जितनी भी सूचनाएं हैं, वो सबके सब आप क्या करते हो, अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके मैनेज करते हो ना, तो यहाँ उसी की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1980s के पास देखोगे आप तो जो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर है ना, उन्होंने काफी एफर्ट डाला कि वो क्या करें, सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं, है ना, उनके हेडक्वार्टर आपस में एक इंपॉर्टेंट स्टेप लें और उनको कवर करें, मतलब जितना भी एरिया है वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहे ऑनलाइन या वर्चुअली टेक्नोलॉजी का यूज करके, क्योंकि जब आप जुड़े रहते हो तो जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, वो सब तक पहुंचती है, समझ रहे हो। सो ये काम किसका हुआ, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का। इनका एक महत्वपूर्ण प्रयास था, एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसमें इन्होंने क्या किया, सभी जिलों के जो भी आईटी नेटवर्क हैं, समझ रहे हो, उनको कनेक्ट करने की कोशिश की। किस तरीके से, लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू, मतलब स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, और स्टेट वाइड नेटवर्क, मतलब पहले आपने डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट किया, लोकल एरिया को, उसके बाद आपने स्टेट वाले एरिया को भी कनेक्ट करना शुरू कर दिया। और ऐसे में क्या हुआ, आपका पूरा का पूरा स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, लोकल लेवल तक आईसीटी से जुड़ गया, मतलब आईसीटी नेटवर्क हर जगह पहुंच गया। अब 1990s की बात करो अगर, लेट 1990s में सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। देखो हमने देखा राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर की जो सरकार है उन्होंने आईसीटी को यूज किया है, ठीक है। और आईसीटी का यूज करके क्या किया, उन्होंने संरचना का निर्माण किया, मतलब अच्छा खासा उन्होंने बुनियादी ढांचा तैयार करा। उनको पता है कि उन्होंने वेब बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है ना, उनका कैसे यूज करना है, वेब आधारित प्रौद्योगिकी का, डेटा सेंटर, मतलब जो भी केंद्र हैं तुम्हारे डेटा के, वो कॉमन सर्विस एरिया, वो इन्होंने क्रिएट करे, और इंटरनेट का यूज किया। मतलब ये सारी के सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं आईसीटी के थ्रू काम करने में। नेक्स्ट है मोस्ट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। अब देखो मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं, डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपनी वेबसाइट, अपने वेब पेज डेवलप किए हैं। इससे क्या होगा, इनके वेब पेज के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है सब आपको मिलेगी मिनिस्ट्री से रिलेटेड। कॉन्टैक्ट किस पर्सन से करना है, क्या मेल आईडी है वो आपको पता होगा, क्या अनाउंसमेंट हो रही है वो आपको पता होगा, सब कुछ, ठीक है। आरटीआई आपको करनी है ऑनलाइन, आप आरटीआई लगाओगे आराम से बैठकर। सिटीजन चार्टर्स अगर कुछ भी है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। एनुअल रिपोर्ट अगर किसी भी प्रोग्राम की है या किसी भी पॉलिसी की है तो वो आप इजीली देख सकते हो। एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे आप पासपोर्ट के ऑफिस जाते हो, एप्लीकेशन फाइल करते हो, तो वहाँ आपको पूरा सेटअप मिलता है। अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है तो आप जाओगे वेबसाइट पे गवर्नमेंट के, और वहाँ देखोगे पूरा प्रोसेस लिखा होगा, सब कुछ A to Z आपको होगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको बहुत ईजिली मिल जाती है। इनके जो सेटअप हैं ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट ने भी बना रखे हैं, तो उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ऐसे अलग अलग आपके स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी इस पर वर्क किया हुआ है, ठीक है। मेन अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया गवर्नमेंट आर फॉलोइंग। क्या क्या भारत सरकार की मुख्य उपलब्धियां रही हैं इसके कॉन्टेक्स्ट में, है ना। देखो सबसे बड़ी बात, हमने 2000 वाला एक्ट तो पढ़ाई था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, क्योंकि इन्होंने लीगलाइज करा, कि इन्होंने वैध बनाया इस चीज को कि आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से क्या कर सकते हो, कोई भी सूचना है उसका आदान और प्रदान कर सकते हो अलग अलग गवर्नमेंट के साथ। मतलब अगर राज्य स्तर की सरकार है, केंद्र स्तर की सरकार है, वो आपस में कोई डेटा शेयर करें, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करें, बहुत इजीली कर सकते हो। वेरियस एजेंसी है ना, अलग अलग एजेंसीज के बीच में भी। ओके, नेक्स्ट है आपका नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2003। इन्होंने एम किया क्या, मतलब राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना ने, कि हम पूरे के पूरे देश में, है ना, क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे कि हमारा काम स्पीड से हो, मतलब थोड़ा सा गति में सुधार आए, ट्रांसपेरेंसी आए, पारदर्शिता आए, है ना, सिटीजन्स के बीच में, कि अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको वो इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट उसी तरीके से जा पाए जिस तरीके से हमने काम किया है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन। हम सब अवेयर होंगे इस चीज़ के बारे में, सूचना का अधिकार, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव सोशल लॉ है, क्योंकि ये सक्रिय सामाजिक कानून है जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, ठीक है। और ये कब 2005 में आया, मतलब 2005 में हमने इसको बनाया और इसको यूज़ करना शुरू किया। और इसमें क्या होता है कि जितने भी सिटीज़न हैं आपके, हर कोई सिटीज़न ऑफ इंडिया, जितने भी भारत का नागरिक है, हर बंदा क्या कर सकता है, हर इंसान आरटीआई डाल सकता है बिना किसी परेशानी के, बहुत ही इजीली। छोटा सा प्रोसेस होता है, आपको किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए सरकार से, आप जाओ वेबसाइट पर आरटीआई फाइल करो, आपकी बहुत कॉमन डिटेल्स मांगेंगे, ठीक है, आप वो अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, आपको ईमेल पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, ठीक है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2006, इन्होंने 27 मिशन मॉडल प्रोजेक्ट को लागू किया, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर। ग्रास रूट समझ लो, बिल्कुल गांव वाले लेवल पर जा जाकर, ठीक है, कि क्या की जो आपकी सरकार है वो सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस बने, मतलब
जनता को ध्यान में रखकर काम होगा हर एक काम, ठीक है। मिशन मोड में यही हुआ कि इनका ये मीन था कि प्रोजेक्ट क्लियरली डिफाइन, मतलब प्रोजेक्ट में सब कुछ डिफाइन था कि क्या उद्देश्य होंगे, क्या स्कोप होगा काम करने का, मतलब क्या दायरा होगा, लागू कैसे करना है, कितना टाइम लिमिट होगा, क्या समय सीमा होगी, क्या उसके आउटकम आने वाले हैं, क्या सर्विस का लेवल होगा, सारी की सारी चीजें स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई हैं किसमें, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2006 में। इसके अलावा आप देखो कुछ कुछ चीजें देखोगे कि और क्या क्या होता है। अब ये देखो आप इसके जो मेन दायरे हैं वो कवर करना। कंप्यूटराइज्ड रूरल इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट। अब एक बात बताओ कि जितनी भी आपकी चीजें हैं, है ना, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट को अवेयर किया गया कि आप अपनी फैसिलिटीज को क्या कर सकते हो, कंप्यूटराइज करो। जब गांव की एजेंसी की सारी चीजें आपको वेबसाइट पर मिलेंगी, तो इससे क्या होगा कि आप मॉनिटर करोगे कि आपने जो भी पॉलिसी लागू करी क्या वो ग्रास रूट लेवल पर लागू हो पाई, नहीं हो पाई, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखोगे कि इन एजेंसियों को आप क्या करोगे, ऐसी सुविधाओं से अवगत कराओगे जिससे कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है लोगों तक पहुंचे कंप्यूटर के बिहाफ पर ही। जैसे मान लो सरकार ने कोई गरीबी को उन्मूलन करने के लिए कोई प्रोग्राम चलाया, अब भाई गांव में कैसे पता चलेगा लोगों को, क्योंकि आप सिस्टम पे डालोगे। अब सिस्टम पे भी डाल रहे हो अगर, तो ओनली सिस्टम पे दिखाने से काम चल जाएगा नहीं ना, आपको हकीकत में भी तो उस चीज पर काम करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली इसको लागू करना। ई चौपाल, देखो ई चौपाल आप लोग को पता है, जैसे नॉर्मल गाँव में चौपाल बैठती है, मतलब चौपाल एक जगह होती है जहां पर लोग मिलकर क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं नॉर्मल, मतलब कुछ कुछ छोटे छोटे से, मतलब जो ऐसे मुद्दे होते हैं उन पर डिस्कस हो जाती है, बातचीत हो जाती है। ई चौपाल में क्या है, ई चौपाल भी तो किसी न किसी को सोल्यूशन के लिए ही है। ई चौपाल में क्या है कि जितने भी आपके गांव के किसान हैं उनको एक्सेस मिलता है कि मार्केटिंग किस तरीके से करनी है उनको अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, मतलब कि जितने भी उनके कृषि से रिलेटेड उत्पाद है ना, कि उनको किस तरीके से उनको बेनिफिट उठाना है, किस तरीके से उनको बेचना है, और क्या क्या मतलब उसकी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें तकनीक के माध्यम से दिखेगा, टेक्नोलॉजिकल टूल के माध्यम से उसको पता लगेगा कि हाँ भाई मेरी अगर ये परेशानी आ रही है, कोई भी समस्याएं आ रही हैं, तो हर समस्या का समाधान उसको ई चौपाल पर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। टाटा किशन केंद्र, इसमें क्या होता है, देखो ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, इन राज्यों के किसानों की सहायता करने के लिए ये एक परियोजना बनाई गई थी। कौन सी, टाटा किशन केंद्र, ठीक है। सो ये 3 स्टेट थे, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्राई किया कि जितने भी आपके इश्यू आते हैं, है ना, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फार्मर, किसानों से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, कोई भी मुद्दे हैं, जैसे कि जल की समस्या, है ना, किसकी, वाटर, ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम हो गई, सॉइल की प्रॉब्लम हो गई कि कैसी उनकी मृदा है, अच्छी है, बेकार है, क्या क्वालिटी है उसकी, वेदर रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब जितनी भी मौसम विभाग से रिलेटेड समस्याएं हैं, कब बारिश होगी, कब नहीं होगी, कब कैसा हो जाएगा, तो ये सारी की सारी चीजें किसके, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से सब उपलब्ध कराया जाता है टाटा किसान केंद्र पर, ठीक है। एक है लोकमित्र। लोकमित्र नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स ने इसको क्या किया था, लॉन्च किया था, मतलब हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने इसको शुरू किया। हिमाचल प्रदेश स्टेट से हुआ, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। और इसमें वही कि जो भी छोटे छोटे दूर दराज के क्षेत्र हैं सबको क्या करना, इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, क्योंकि रिमोट एरिया तक अगर ये एक्सेस जाएगा इंटरनेट का तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसके अलावा ज्ञानदूत। ज्ञानदूत में देखोगे इस प्रदेश में उपस्थित अभावग्रस्त जनजातीय समुदायों को ज्ञान दूत के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक स्वामित्व वाले तकनीकी दृष्टि से नूतन और स्थायी सूचना केंद्र के रूप में स्थापित की गई है। मतलब वो ये कह रहे हैं डिसएडवांटेज दिया गया जो भी मध्य प्रदेश के ट्राइबल है ना, उनको, कि उनको जितनी पॉसिबिलिटीज हो सके टेक्नोलॉजी के थ्रू, जितने इनोवेटिव हुए हैं, जो भी परमानेंट इन्फॉर्मेशन है वो उन तक पहुंचाई जा सके, ठीक है। ऐसी एक दृष्टि है, ये मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा इनके विजन के लिए हुई। इनका वही काम था बेसिकली कि ये क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे किन प्रॉब्लम को, कि जितने भी आपके कंज्यूमर गुड्स हैं, बेसिक गुड्स हैं, है ना, कि वो लोगों तक कहाँ तक पहुंच रहे हैं, कैसे पहुंच रहे हैं। तो मतलब एक नेटवर्क स्थापित करने का, कि उपभोक्ताओं की वस्तुओं का किस प्रकार वितरण हो रहा है ना, तो उनको कोई परेशानी आ रही है तो उन समस्याओं को सुलझाने के लिए सारी की सारी चीजें यूज की गई। ऐसी आकाशगंगा है, ये श्री कामधेनु इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड ने शुरू किया था इस प्रोजेक्ट को 1960 में, जिसको आकाशगंगा बोला गया। इसमें क्या था, जितने भी आपके मिल्क प्रोड्यूसर है ना, उनको बोला गया स्टार्टेड डायरेक्टली फ्रॉम मिल्क कलेक्शन एंड फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू रूरल मिल्क प्रोड्यूसर। कहने का मतलब ये है, आपने दूध से रिलेटेड जो उत्पादक है ना, उनको सीधा दुग्ध संग्रहण से प्रारंभ किया, मतलब जहां से आप उनको डायरेक्ट लोगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको जरूरत है तो आप क्या करोगे, दूध उत्पादकों को सुविधाएं प्रदान करोगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कि कहाँ किस तरीके से किस किस
मेथड से आप इसको यूज़ कर सकते हो, पहुंचा सकते हो, वो सारी चीज़ें, ठीक है। वसुधा केंद्र, वसुधा केंद्र की स्थापना बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में की गई थी, है ना, क्योंकि रूरल एरिया ऑफ बिहार से रिलेटेड है। क्या रीज़न एक ही है कि इजीली एक्सेस मिल सके इंटरनेट का, है ना, क्योंकि अगर इंटरनेट का आसानी से एक बार एक्सेस मिल गया, सब तक ये सुविधाएं प्राप्त हो गई, तो लोग रेलवे का टिकट कर सकते हैं, आधार कार्ड से कोई अपडेट है या कुछ भी है तो वो इजीली ये सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। अब देखो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम बहुत ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि ये अब तक भी आपने सुना होगा, है ना, और इसका बहुत ज़्यादा जोर चला है कोविड वाले टाइम पे तो और ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन मतलब डिजिटली डाली, सब कुछ हुआ, है ना। सो कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको चलाया हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ, एक सेकेंड पेन का कलर चेंज कर लूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब सूचना प्रौद्योगिकी को चलाया गया है डिजिटल इंडिया, मतलब संचार मंत्रालय के द्वारा, है ना, इन्होंने इसको चलाया है, संचार मंत्रालय के द्वारा इस प्रोग्राम को चलाया गया है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन उद्देश्य क्या है कि भारत को सक्षम बनाना है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, कि अब डिजिटली रूप से आपके पास इतने इन्फॉर्मेशन हो कि आप क्या कर सकते हो, नॉलेज का आदान प्रदान कर सकते हो, अपनी जो इकोनॉमी, जो आर्थिक व्यवस्था है, आप उसको बदलना शुरू कर दोगे डिजिटली। एक और चीज़ है, जब आपके काम आराम से होने लग जाते हैं तो सरकार का काम बड़ा आसान हो जाता है। सरकार इन जो भी उसको अपनी कोई पॉलिसी लानी है, कोई योजना लानी है, वो फट से डिजिटल माध्यम से लॉन्च कर देते हैं इन सारी चीज़ों को। कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करानी है भाई, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मस्त करा देगी, और सारी की सारी बात सिटीजन तक भी मिनट में पहुंच जाती है। ऐसा नहीं है ना सरकार कोई पॉलिसी बनाए, या फिर आपको पता है वो नोटबंदी वाली बात हुई थी, तो हमें वैसे ही तो पता चला था डिजिटली देखा जाए तो, कि हाँ भाई नोटबंदी बंद हो रही है, ठीक है, तो मतलब नोटबंदी हो गई है, कि हाँ भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो यही तो बात है ना कि आप आराम से सारी चीज़ें जान सकते हो, सुन सकते हो। अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन टिल दिसंबर 2022, अगर आप देखोगे ना फ़ोन चलाने का डेटा अगर देखा जाए तो इंडिया ना वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आता है, कि यहाँ पर जनसंख्या 90% ऐसी जिसके पास फ़ोन है, और मतलब फ़ोन तो चलो अब 90% से भी ऊपर ही बढ़ गया होगा आंकड़ा, क्योंकि 23 भी समाप्त होने को है। बट आप ये देखोगे कि हर घर फ़ोन मिलेगा आपको, और हर किसी को फ़ोन का यूज़ करना आ रहा है बेहतर तरीके से, ठीक है। तो ये भी तो डिजिटलाइजेशन ही है। इसके अलावा आप देखोगे स्मार्टफोन की कॉन्सेप्ट है ट्रांसफॉर्मिंग के लिए, कि जो डिजिटल इंडिया के जितने भी प्रोग्राम चलाए या जो भी है, स्मार्टफोन का बहुत अहम रोल रहा है। जैसे इसमें 3 मेजर एरिया कवर करते हैं। डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन, आपका हर जो नागरिक है वो डिजिटली सशक्त हो रहा है, कि कैसे क्या यूज़ करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सिविक टूल, इसका एक अच्छा खासा नागरिक उपकरण के लिए बुनियादी ढांचा तैयार हो रहा है, कि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, वो बार बार कंप्यूटर पे जाके थोड़ी देखता है, फ़ोन पे मस्त आराम से देख लेता है स्मार्टफोन से। डिमांड डिटरमाइंड गवर्नेंस बेस्ड सर्विस, मतलब मांग निर्धारित की शासन आधारित सेवाएं की, कि हाँ भाई जो जो हमें चाहिए फैसिलिटीज़ वो फुलफिल हो पाए। नेक्स्ट है की पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया। अब देखो इसमें ना मुख्य रूप से ना 9 मेजर पिलर हैं जिसपे हम फोकस करेंगे, जिनकी हम बात करेंगे, ठीक है। सो वन बाय वन उन्हें समझते हैं। सो फर्स्ट है हमारा ब्रॉडबैंड हाईवे। देखो आपको पता है कि ब्रॉडबैंड की वजह से क्या होता है, जितने भी रूरल और अर्बन एरिया हैं, जितना चाहे ग्रामीण इलाका हो चाहे शहरी इलाका हो, है ना, हर किसी तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंच जाएगी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में बहुत ही अच्छा काम करता है। सेकंड आपका एक्सेस टू मोबाइल। अभी हमने पढ़ाई कि इंडिया सेकंड नंबर पे आता है मोबाइल चलाने में, लोगों तक अवेलेबल है मोबाइल, हर घर में आपको एक फ़ोन मिल जाएगा अब तो आराम से। एक क्या, अब तो हर पर पर्सन एक एक फ़ोन होता है, पर आज भी मतलब ऐसे फैमिली है जहां ओनली एक होगा, बट स्मार्टफोन अवेलेबल होगा ज़रूर से, ठीक है। सो इनका मेन ऑब्जेक्टिव है क्या, टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर यूनिवर्सल मोबाइल कनेक्टिविटी, कि देखो सबके पास कंप्यूटर नहीं हो सकता, ठीक है, बट सबके पास स्मार्टफोन तो हो सकता है, क्योंकि उसकी कीमत कम है कंप्यूटर लैपटॉप के कंपैरिजन में, तो इसके थ्रू भी तो लोग जुड़े रह सकते हैं। सो कनेक्टिविटी का एक बहुत बढ़िया बुनियादी ढांचा तैयार हो रहा है। दूसरा पब्लिक इंटरनेट, क्योंकि देखो एक बात है, थर्ड पिलर है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेट जब से आया है तब से इंटरनेट यूज़र बढ़ गए हैं। कहने का मतलब है कि जब से सबको इसके फ़ायदे समझ में आ रहे हैं कि हाँ भाई किस तरीके से आप सारी इन्फॉर्मेशन मिनट में निकाल सकते हो, किस तरीके से आप अपने काम को आसान कर सकते हो, तो लोगों ने बहुत इजीली इसको यूज़ करना शुरू कर दिया है, ठीक है। और इसकी यूज़ और बहुत ज़्यादा बढ़ गई कोविड के बाद से, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इंप्रूविंग द गवर्नमेंट सिस्टम विद द हेल्प ऑफ ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी। एक और बात, आपकी जो सरकार है उसका फोर्थ पिलर है ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपकी सरकार खुद ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है। सारा का सारा डेटा उनको एनालाइज करना, कोई इन्फॉर्मेशन डालनी, सब कुछ ऑनलाइन तरीके से ही जाता है। कोई डाटा शेयर करना है तो सब कुछ ऑनलाइन ही आप करते हो। मेल करना, फॉर्म फिलिंग करना, पहले क्या होता था, अगर एग्जाम होते थे ना गवर्नमेंट, तो क्या होता था, पहले फॉर्म भरा करते थे, मतलब आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना होता था। अब ऐसा नहीं है कि पंजाब का मैं फॉर्म भरी तो पंजाब जाऊंगी फॉर्म भरने, नहीं,
आप वो जो फॉर्म होगा आप उसको पोस्ट के थ्रू, है ना, अखबार में भर्ती आएंगी, आप पोस्ट के थ्रू उसको भिजवाओगे ऑफिस में, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, डेट खत्म होने से पहले पहले आपको भिजवा भी देना है कि वहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो मतलब ये प्रोसेस फॉलो होता था। बट आज क्या, ई गवर्नेंस है भाई, मस्त आराम से लास्ट डेट है 12 बजे तक, मान लो आज लास्ट डेट है तो आज 12 बजे तक फॉर्म भर रहा है, या फिर टाइम दे देते हैं 5 बजे तक का, तो जो भी टाइम होता है अकॉर्डिंगली हम भरते हैं फिर आराम से, ठीक है। और सारी इन्फॉर्मेशन कुछ भी चाहिए आपको सब कुछ इससे मिलता है, किससे, ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी से। फिफ्थ है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ ई क्रांति सर्विस। देखो ये फिफ्थ पिलर है, इसमें क्या है, ई क्रांति में क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी करते हैं सर्विसेज की। मतलब जैसे ई एजुकेशन और ई हेल्थ में यूज होता है ये बहुत ज्यादा, कि आपको कोई सरकारी, मतलब आपको जैसे आपके रिजल्ट वगैरह हो गए, है ना, वो सारे के सारे आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। आपको ऐसे ई हेल्थ से रिलेटेड है कि अगर कोई टेस्ट हुआ, कुछ भी हुआ, तो आपको रिपोर्ट ऑनलाइन मिल जाती है, तो ये उससे रिलेटेड हो गया। इन्फॉर्मेशन टू ऑल, सिक्स्थ पिलर है कि भाई सरकार को सारी की सारी अपडेट देनी होती है अपने सिटीजन्स को, कि सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। ऐसा थोड़ी कि सरकार पर्टिकुलर सेक्शन के लिए निकालती है कि नहीं ये ना रिच क्लास के लिए इन्फॉर्मेशन, नहीं ये ना लोअर क्लास के लिए, ऐसा तो नहीं होता, वो यूनिवर्सल तरीके से सबके लिए निकालती है। तो वो छठा पॉइंट हुआ। सातवां, जीरो इम्पैक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। कोशिश ये की जाती है सातवें पिलर के थ्रू कि आप क्या करो कि ज्यादा से ज्यादा जो भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है वो आप अपने यहाँ करो, आप रिड्यूस करोगे इम्पोर्ट को, कि आप कम से कम इम्पोर्ट कर सको और अपने यहाँ करो। क्योंकि दो फायदे हैं, अपने यहाँ करोगे तो आपके यहाँ भी तो रोजगारी, मतलब बेरोजगारी जो है वो कम होगी और रोजगार मिलेगा लोगों को ज्यादा से ज्यादा, आप स्टार्टअप कर पाओगे, आप खुद से भी तो सशक्त होगे ना, तो वो वाली चीज हो गई। जॉब के लिए आप देखोगे फॉर जॉब इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, है ना, कहने का मतलब है कि आपकी जो रोजगार है वो इस तरीके से भी क्रिएट होगी जब आप क्या करोगे, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करोगे। जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब के माध्यम से भी लोग कितना अपना सेटअप करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन बिजनेस, ये जो अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, सबसे बेस्ट एग्जांपल है आज के टाइम के कि किस तरीके से सर्विसेज का प्रोवाइडर कर रहे हैं, बन रहे हैं, है ना। ब्लिंकिट आप देखोगे, है ना, आजकल ब्लिंकिट बड़ा पॉपुलर हो रहा है कि वो एड में दिखाते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट में, कि 10 मिनट में सर्विस कर देता है। तो मतलब आप ये देख रहे हो कि किस तरीके से लोगों को रोजगार मिल रहे हैं सच। और एक और चीज देखो, कितने लोग जुड़े हुए हैं, मतलब डिलीवरी वाले को भी एक अलग मतलब रोजगार मिला इससे, ठीक है। जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसको अलग मिला, जो उसको तैयार करके जो सारा सिस्टम में मैनेज कर रहा है कि हाँ भाई आपने ऑर्डर दिया तो वो ऑर्डर रिसीव भी तो कर रहा है ना कोई पर्सन, फिर कोई बंदा इसको पैक भी कर रहा होगा, तो मतलब कैसे एक चेन बनी हुई है ना, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा इनका ऑब्जेक्टिव रहा क्या कि गवर्नमेंट जो वर्किंग है वो कोशिश ये करे कि ट्रेन करे लोगों को ज्यादा से ज्यादा, जैसे छोटे छोटे गाँव में लोगों तक ये चीज पहुंचे, बात पहुंचे कि लोग किस तरीके से आईटी सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। तो ये सारी बातें। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं आपके अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम में, ठीक है। और आप एक चीज देखोगे इस प्रोग्राम में, जो सबसे मेजर चीज है इनका, ये एम रहता है कि ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, प्रमोट कर सके ई प्लेटफॉर्म को। क्योंकि जितना ज्यादा होगा ना ई प्लेटफॉर्म यूज, उतना ही ज्यादा डेवलपमेंट होगा। और एक बात और जानो, इसमें जो मेन चीज है ना वो आपकी ऐसे है इसमें, जैसे आप देखोगे ना अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम में, जैसे आईटी प्लेटफॉर्म हो गए, गवर्नमेंट की जो ग्रीटिंग्स हो गई, मतलब ऐसे आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करते हो, बायोमेट्रिक सिस्टम हो गया, जैसे आप देखोगे ना बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं जहाँ बायोमेट्रिक से अटेंडेंस वगैरह होती है, वो हो गया। वाईफाई का सिस्टम हो गया, वो सारा का सारा आपका इसमें आता है कि आपको अलग अलग एरिया में जैसे वाईफाई की कनेक्टिविटी करानी है तो वो कॉमन तरीके से हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे ईमेल सर्विस, जैसे गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से क्या करती है, मेल भेजती है आपको, तो वो वाली चीज हो गई। तो मतलब ये जितनी भी चीजें, पब्लिक हॉटस्पॉट हो गया, मतलब और वेदर फोरकास्ट आ गया, या फिर कोई डिजास्टर अलर्ट आना है, तो ये सारी की सारी चीजें ना अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम के अंदर ही आती है। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना ही कि हाँ भाई ये कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकें, आईटी प्लेटफॉर्म को अलग अलग लेवल पर यूज कर सकें, ठीक है। अब कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में सबसे जो मेजर बात है वो यही है कि ये कोशिश क्या कर रहे हैं कि इनका ऑब्जेक्टिव है, इनका उद्देश्य है कि जो भी आपका लोकतांत्रिक शासन है ना, उसका एक ही मुद्दा है क्या, कि हम गुड गवर्नेंस पे काम करें। मतलब आज की सरकार सुशासन तरीके से काम करना चाहती है, तो इन्होंने एक ही तरीका अपनाया कि वैश्वीकरण के माध्यम से आज के युग में इस चीज को फुलफिल करना चाहते हैं। और एक और चीज कि जब वैश्वीकरण आया तो आपको पता है टेक्नोलॉजी और वाइडली यूज होने लग गई है ना, तो बहुत जरूरी है कि ई गवर्नेंस में आपने तकनीकी यूज किए। इंडिया प्रमोट करता है टेक्नोलॉजी को नॉट ओनली बिटवीन वेरियस इंस्टीट्यूशन, मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार यूज करेगी, इंस्टीट्यूशन यूज करेंगे, नहीं, वो ये कह रहे हैं सरकार और पब्लिक दोनों मिलकर यूज करेगी। मतलब अगर पब्लिक को सरकार तक पहुंचना है तो भी आराम से इस प्लेटफॉर्म का यूज करोगे, और सरकार पब्लिक तक पहुंचना चाहती है तो भी आराम से इसी प्लेटफॉर्म का यूज करके हो जाएगा। दूसरी बात क्या कि गवर्नमेंट देखो बहुत ज्यादा बेनिफिट उठाती है
किस चीज़ के लिए, टेक्नोलॉजी का, जिससे कि वो लोगों का भला कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। और लोग भी तो उस चीज़ का बहुत बेनिफिट उठाते हैं कि उनको राइट फैसिलिटी मिले, स्कीम्स के बारे में टाइम टू टाइम अपडेट मिले। इसलिए आप देखते हो कि अगर आपको कोई भर्ती देखनी है, कोई रिजल्ट देखना है किसी भी चीज़ का, आप तुरंत ऑनलाइन करते हो, तुरंत चेक करते हो, वेबसाइट पर 50 बार जाते हो। जबकि अगर ये काम ऑफलाइन होता तो क्या आप एक ही दिन में 50 बार किसी ऑफिस पे जा सकते थे? नहीं ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट ऑनलाइन ये चीज़ें पॉसिबल हुई कि आपको जितनी बार सर्व करना है आप एक वेबसाइट को सर्व कर सकते हो। हाँ, दैट इज़ ट्रू कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैक ऑफ ई लिटरेसी है। आज भी गाँव में बहुत सारे लोग ट्रबल करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। बट आप ये देखोगे कि इतनी सारी प्रॉब्लम के बावजूद भी कोशिश ये की जाती है कि ई गवर्नेंस का आप एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहे हो इंडिया में, और धीरे 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 आप आगे बढ़ते जा रहे हो, समझ रहे हो। और यही चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को हेल्प कर रही हैं कि वो इस चीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट करा पाए और काम कर पाए। ठीक है, सो ये हुआ आपका यूनिट ख़त्म। ठीक है, यूनिट 4 का पार्ट 2 भी वी हैव डन। ठीक है, अब हमारे कौन कौन से रहते हैं, 5 और 6 रहते हैं। इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी ये भी रिलीज कर दूंगी। टाइम से ही जो प्रॉमिस किया था सिलेबस खत्म करने का वो हो जाएगा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस साथ साथ पढ़ाई करते चलो, नोट मेकिंग करते चलो। 10 बार बोल चुकी हूँ, वीडियो बीच बीच में से मत देखना। ठीक है, अगर स्पीड स्लो लगे तो इतना कर सकते हो कि 1.25 में देख लो भाई वीडियो को, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, चाहो तो बना के साथ साथ नोट बनाओ, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। बट ऐसा नहीं कि पार्ट 1 देख लिया, 2 छोड़ दिया, पार्ट 3 देख लिया, 4 छोड़ दिया। नहीं, सीरीज में चलना है। ठीक है, प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल ही जाएगा बाकी। ठीक है, थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। अच्छे से पढ़ाई करो, टाइम अब पास आता जा रहा है तो थोड़े से सीरियस हो जाओ। ठीक है, बाकी पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और ध्यान रखो अपना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखो, बाय बाय।